स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, अब जब हम लोग ईएम वेव कर चुके हैं, ईएम वेव के मतलब हम लोगों ने जो हमारी बैच आपकी 7 में से स्टार्ट हो रही थी उसमें हम लोगों ने काफ़ी पार्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स से खत्म कर दिया है और इस मंथ तक हम लोग पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स खत्म कर देंगे। सो फॉर दैट थिंग्स मैं ये 2 चैप्टर लास्ट में इसलिए पढ़ाती हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक्स और एक आपका मैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि मैं ये 2 चैप्टर इसलिए पढ़ाती हूँ बेटा क्योंकि जब मैग्नेटिज्म आता है तो उसमें भी डायपोल्स वगैरह आते हैं और डाइलेक्ट्रिक्स में भी हम लोग डायपोल्स को लेके बात करते हैं। पर डायपोल्स है क्या, ये हम लोग को पहले से पढ़ना होता है, इसलिए पहले हम डायपोल्स होते क्या है, क्वाड्रपोल होते क्या है, मल्टीपोल्स का एक्सपेंशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग तब डिस्कस कर लेते हैं। अब क्योंकि हम उन सब चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे इसलिए मैं डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक्स के बाद मैग्नेटिज्म में जो डाइलेक्ट्रिक्स हम मोमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में एक्चुअली जो डिस्कस करते हैं वी विल डिस्कस। ये दोनों पार्ट होने के बाद हम लोग का पूरा एक कोर्स खत्म हो जाएगा। फाइन, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। डाइलेक्ट्रिक्स, अब देखो जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज हम ये कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं। तो आप बोलोगे भाई परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल और करंट की बात कहाँ से आ गई? देखो बात यह है कि डाइलेक्ट्रिक्स एक परफेक्ट इंसुलेटर्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पास आउट कराएं एक सर्टेन वैल्यू के बियॉन्ड, एक सर्टेन वैल्यू के बियॉन्ड, तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाते हैं और जैसे ही मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो गए भीतर पोटेंशियल डेवलप्ड हो गया और बाकी सारे फिनोमेना काम करने शुरू कर दिए। इसलिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, एक परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं अंटिल वी पास द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम यहाँ पर क्या दिए, पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट में, रिजल्ट क्या देगा, गेट पोलराइज्ड, गेट पोलराइज्ड। ओके, ये क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। अब अगर हम बोले कि हम कैसे मॉलिक्यूल्स को डाइलेक्ट्रिक्स कह सकते हैं, देखो डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग किसी लिक्विड को भी कह सकते हैं, सॉलिड को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। पहला टाइप क्या हुआ, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दूसरा क्या हुआ, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो मॉलिक्यूल है जिनमें परमानेंट डाइपोल पहले से बना हुआ है, परमानेंट डाइपोल पहले से बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर हमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट हम लोग को इंड्यूस नहीं कराना पड़ेगा, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट्स की बात नहीं होगी, वहां पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट की बात होगी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स होंगे, ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स होंगे, जैसे HCl हुआ, KBr हुआ, NaCl हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब क्या, इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वर्क करेगा। इन दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वर्क्स, ठीक है। अब जैसे CO2 हुआ, H2O हुआ, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग चार्ज क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है उसमें पोलराइजेशन क्रिएट करेंगे, इंड्यूस करेंगे और फिर जाके इसमें आपका जितने भी फिनोमेना, डाइलेक्ट्रिक तो हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल कैपेसिटर्स में यूज करते हैं क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर अब मैं देखूं, बात ये है कि जब ये सब मॉलिक्यूल्स हो गए, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होंगे, पोलराइजेशन होगा, सारी चीजें अलग हैं, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि जब परमानेंट डाइपोल्स होते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनहैंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो व्हेन मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर द एक्सप्रेशन, मोर थिंग हमें एक बताना है कि जब हम सोचो कि इनिशियली क्या होगा कि एक का क्लाउड दूसरे के क्लाउड पर कोइंसिडाइज करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल डाइपोल्स के रिजल्ट में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगी, 0 होगी,
टोटल फोर्स। क्यों? जब हम डाइपोल्स की बात कर रहे हैं तो F प्लस क्या आएगा, प्लस QE होगा, QE होगा, और F माइनस जो है वो माइनस QE होगा। दोनों की वजह से अलग फोर्स होगा, तो टोटल फोर्स क्या होगा, इन दोनों का प्लस होगा ना, तो इज इक्वल टू 0। तो याद रखना डाइपोल्स में रिजल्टेंट फोर्स तो हमेशा 0 होगा। और हम इनिशियली जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, इनिशियली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब हम लोग इनमें चार्ज इंड्यूसमेंट करते हैं, जब हम इनमें चार्ज इंड्यूसमेंट करते हैं तब इसमें क्या होता है, नॉन पोलर डाइपोल की तरह एक्ट करने लगते हैं। अब सोचो हम कोई होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लें, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स लें, ठीक है, तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि N2। अब देखो N इधर है, N इधर है, दोनों में चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के जो आपके क्लोनिंग होंगे वो होंगे कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देके इसमें पोलराइजेशन क्रिएट करेंगे बेटा, पोलराइजेशन क्रिएट करेंगे, एक को देंगे डेल्टा प्लस और एक को देंगे डेल्टा माइनस चार्जिंग। तो क्या हुआ, अब ये क्या गेट, नाउ दे गेट पोलराइज्ड, now they get polarized after charge inducement, ठीक है, चार्ज इंड्यूसमेंट के बाद ये पोलराइज्ड है। तो हमारी बात यहाँ पर क्या आ गई, इसका मतलब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और जो कि इनिशियली क्या रहता है, न्यूट्रल, लेकिन बाद में हम उसमें क्या करते हैं, चार्ज इंड्यूस करते हैं, चार्ज इंड्यूस के बाद पोलराइज होता है, पोलराइज होने के बाद भीतर इसका एक क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो लास्ट में हम अगर एक्सप्रेशन ढूंढना चाहें तो पोलराइजेशन कितना हुआ, पोलराइजेशन कितना हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या है कि पोलराइजेशन इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ E। अगर मैं इसकी बात करूं, इंड्यूस पोलराइजेशन की बात करूं, इंड्यूस पोलराइजेशन की बात करूं, ओके, ये समझ में आ गया सबको, ओके फाइन। नेक्स्ट एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, पता है क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं इंड्यूस पोलराइजेशन की बात करूं, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, ठीक है, अगर मैं इंड्यूस पोलराइजेशन की बात करूं, इसका मतलब है कि इनिशियली यहाँ पर कोई पोलराइजेशन नहीं था, ठीक है, लेकिन जब भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड या बाहर से कोई एजेंट डाला तो ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये पोलराइज है, ये क्या, जो फील्ड क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो क्या होगा, ई लोकल, मतलब लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जब ये पोलराइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात होगी, डाइपोल मोमेंट की बात होगी। जब डाइपोल मोमेंट की बात होगी बेटा, तो अगर ये कैसा डाइपोल मोमेंट होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्या परमानेंटली स्टे करता है, नहीं, जैसे ही हम एजेंट हटा देंगे हमारा सारी चीजें वैसी की वैसी इनिशियल स्टेज पर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ये लोकल जो क्रिएट हुआ है, ई लोकल जितना क्रिएट हुआ है। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस हमारे नेट में आते हैं सी पार्ट में, ओके, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल हमारे नेट में सी पार्ट में आते हैं। इसका मतलब क्या है, जो इंड्यूस पोलराइजेशन हुआ ई लोकल पर डिपेंड किया। जब ये ई लोकल पर डिपेंड किया तो हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं कि जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है इसका मतलब क्या, अल्फा टाइम्स ई लोकल के हुआ, मतलब जितना लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब जब जितना लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये अल्फा क्या है, ये है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, ये क्या है आपका पोलराइजेबिलिटी है। अब इसका मतलब क्या कि वो जो मॉलिक्यूल है एक्चुअली कितना पोलराइज्ड हुआ है, हम इसको डिपेंड से निकाल सकते हैं। याद रखते हो आप लोग क्लॉसियस-मॉसो रिलेशनशिप निकालते हैं, क्लॉसियस-मॉसो रिलेशन निकालते हो, ये आपके बीएससी में पूरा डिराइव करवाते हैं हम लोग, ठीक है। आप अपने नोट्स चेक करो, आप देखोगे कि इस रिलेशन में जो जितना भी एक
लॉरेंज लोकल फील्ड हम लोग डिराइव करते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक सॉलिड मटेरियल कैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करता है, कैसे टोटल एक्सप्रेशन निकलता है, क्या ये एक्सप्रेशन निकलता है, ये सारी चीजें हम लोग डिराइव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब ये जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअल में ये कैसा है, ये निकला हुआ है आपके जो इंड्यूसमेंट हुआ उसके वजह से, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग कि टॉर्क, पहले फोर्स लिखते हैं, फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क इन डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको यूनिफॉर्म फील्ड और एक बार कौन सा नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड क्या है भाई, ये ई है। ओके, एक बार हम लोग क्या करेंगे, फील्ड को यूनिफॉर्म डालेंगे और एक बार नॉन यूनिफॉर्म डालेंगे। चलो अब सोचो, तो आपको देखो डाइपोल है, मैंने आपको बोला कि जब हम डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो डाइपोल्स की बात करें। अब सोचो मेरे पास कोई फील्ड है, पहले तो हम लोग ये करेंगे कि परमानेंट डाइपोल, सोचो मेरे पास एक परमानेंट डाइपोल, ठीक है। हमारे पास एक परमानेंट डाइपोल है प्लस हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, केस 1। तो इसमें क्या होगा, मतलब हमारे पास ऐसा है, हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास दो डाइपोल लेते हैं, ठीक है। एक डाइपोल को हम बोलेंगे +q चार्ज का और एक को बोलेंगे -q चार्ज का, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रहा है ये 12th में आप लोग देखते हो, तो 12th में जो आप लोग देखते हो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं, सोचो कि मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब ये है डाइपोल की डायरेक्शन, ठीक है। ये है हमारे डाइपोल की डायरेक्शन, +q है -q है, ओके फाइन। तो अब क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा, राइट, एक फोर्स क्रिएट होगा और जो फोर्स क्रिएट होगा, अब मुझे ये बताओ कि ये क्या करेगी, इसको यहाँ पर ले जाएगी और ये क्या करेगी, इसको यहाँ पर ले जाएगी ना। और हम कह रहे हैं, सोच लो कि लेट ई जो है E0y है, ई जो है E0y है, तो हम क्या कह सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, QE, डाइपोल पर QD होगा, ठीक है, QD होगा और फोर्स क्या होगा, QE होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे देयरफॉर फोर्स ऑन +q इज इक्वल टू F प्लस इज इक्वल टू +QE, फोर्स ऑन -q चार्ज क्या होगा, F माइनस इज इक्वल टू -QE, ठीक है। देयरफॉर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, ये मैंने अभी बताया, F प्लस F माइनस इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म फील्ड में हम कहेंगे क्या कि हमारा टोटल फोर्स 0 होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इफ वी हैव नॉन यूनिफॉर्म बात करते हैं, टॉर्क perpendicular distance as r, perpendicular distance is equal to r, ठीक है। तो टॉर्क ये क्या है, टॉर्क लगेगा, टोटल फोर्स तो होगा लेकिन टॉर्क क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, एक का फोर्स इस साइड जाएगा, एक का फोर्स इस साइड जाएगा, दोनों फोर्स मिलके और एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि चीजों को रोटेट करेगा। व्हेन दिस थिंग इज रोटेट, आई नो दैट टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस, टेल मी टॉर्क क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही है, तो टॉर्क होता है r क्रॉस f, राइट, r क्रॉस f। तो r क्रॉस f जो होगा ये क्या हो जाएगा, f क्या है, QE है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि r क्रॉस f जब है, और तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r क्रॉस f टोटल है, यहाँ पे ये टोटल है, तो ये क्या हो जाएगा, f प्लस ऑफ f माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, r क्रॉस f प्लस r क्रॉस f माइनस। इज दिस क्लियर यू और नॉट, पहले आप बताओ कि ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो आप आगे बढ़ो।
इट इज क्लियर राइट, इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताएंगे, ये अगर इस टॉर्क का सेंटर O पॉइंट है और यहाँ की डिस्टेंस d/2 है, यहाँ की डिस्टेंस d/2 है, तो हम जानते हैं डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, QD टोटल डिस्टेंस, QD टोटल डिस्टेंस होता है ना, ये होगा आपका डायपोल मोमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, जो आइडियल डायपोल होता है, तो जो ये रोटेशन होता है ना आइडियल डायपोल के लिए, नोट लिख लो यहाँ पर, नोट लिख लो, आइडियल डायपोल के लिए, आइडियल डायपोल के लिए रोटेशन इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, रोटेशन जो होता है सेंटर ऑफ मास के अराउंड होता है। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, r क्या लिख देंगे, d/2 क्रॉस f क्या है, QE प्लस d/2 माइनस QE माइनस, ये हो जाएगा ना, माइनस QE माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब QE दोनों में सेम है, QE दोनों में सेम है, यहाँ पर प्लस माइनस की कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कि ये चीज जब कॉमन आ गई, जब ये चीज कॉमन आ गई तो फाइनली क्या हो जाएगा मेरा, फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हम एक क्वांटिटी को बाहर ले लेंगे, ठीक है। सो क्योंकि D जो है, D क्या है, हमारा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ऑब्वियस बात है हम इसको क्या लेंगे, एक माइनस साइन के साथ लेंगे, नोबडी टेल्स मी दिस, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल D आ गया, साथ में Q आ गया, साथ में Q आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, एक E आ गया, एक E आ गया, ठीक है। लेकिन याद रहे ये सारी चीजें क्रॉस के साथ जाती हैं, ये सारी चीजें क्रॉस के साथ जाती हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लिख देंगे Q D क्रॉस E के साथ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E, P क्रॉस E, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा। जब हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये टॉर्क का वो एक्सप्रेशन है जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो फील्ड है, जो फील्ड हम उस डायपोल, परमानेंट डायपोल पे लगा रहे हैं, वो क्या है, यूनिफॉर्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एग्जामिनेशंस में जो आता है, ये हम क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स में आता है बेटा, वो क्या आता है, वो आता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स के लिए। वो किसके लिए आता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अगर मैंने ये फोर्स और टॉर्क की बात की किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए, ओके। सो अब हम बात करेंगे कि अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, मतलब हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि परमानेंट डायपोल और क्या है, प्लस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि अगर नोट डायग्राम तो वैसा ही रहेगा आपका, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि अगर हम बहुत ही स्मॉल चेंज कर रहे हैं D यानी जो डिस्टेंस है, अगर हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं D में, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा वो भी स्मॉल ही होगा, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देना D इज वेरी स्मॉल, D क्या है, हमारा वेरी स्मॉल है क्योंकि ये दो डायपोल के बीच का डिस्टेंस है। तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो हमारा बड़ा होता है, तभी तो हम कहते हैं कि चीज हमारी जो गिवन है वो एक डायपोल है। सो D इज वेरी स्मॉल, सो स्मॉल चेंज इन इट, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज या ड्रास्टिक बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो। सो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज होगा वो वेरी स्मॉल होगा। चलो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या होगा, सेम होगा। हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है। वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो डायपोल बना देते हैं, इधर का माइनस क्यू, इधर चार्ज है प्लस क्यू, ओके, इधर चार्ज है प्लस क्यू। अच्छा, ये इसका सेंटर पॉइंट है,
तो यहाँ की डिस्टेंस हम बोल देंगे d/2, ठीक है, d/2 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऐसी है, थीटा एंगल बना रही है, पोलराइजेशन का जो डायरेक्शन होगा वो डायपोल मोमेंट का, ठीक है। ये क्या करेगी, इधर घुमाएगी F+ से, और ये क्या करेगी, इधर घुमाएगी F- से, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? तो अब हम ये कहेंगे कि हमको क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है फोर्स। सबसे पहले हम क्या मेजर करेंगे, फोर्स। अब मुझे ये बताओ, मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड है तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास फील्ड ही यूनिफॉर्म नहीं है तो चलो कैलकुलेट करते हैं टोटल फोर्स क्या होगा, और ये बिल्कुल भी 0 नहीं होगा, इसका हमें एक अमाउंट मिलेगा, राइट। तो अगर हम कहें टोटल फोर्स F है, या हम इसको नेट फोर्स भी कहते हैं, नेट फोर्स वो क्या होगा, इसके कारण प्लस इसके कारण होगा, इन दोनों के कारण होगा। और जब इन दोनों के कारण होगा, इसका मतलब क्या है कि जो पहले हम E+ और E- E कर दे रहे थे वो अब हम नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि ये QE प्लस ऑफ माइनस QE माइनस क्या होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि Q अगर कॉमन ले लें तो E+ माइनस E- का ये होगा सब, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? अब मैंने ये कंडीशन ऑलरेडी बोल दी है कि हमारे पास d इतना स्मॉल है कि इसमें हमें कोई वेरिएशन नहीं दिखना है। तो इसका मतलब हम जो F नेट कहेंगे वो क्या होगा, Q और बहुत ही स्मॉल चेंज E में, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जब डेल्टा जो हम चेंज कर रहे हैं, डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा E हो जाएगा हमारा d.delta E, ठीक है। इसका मतलब ये तुम्हारा Q हुआ, तो अब हम ये क्या कह सकते हैं, डेल्टा E को निकालना है। डेल्टा E को क्या निकालेंगे, नाउ फॉर डेल्टा E, कोई मुझे बता सकता है डेल्टा E को हम कैसे निकाल सकते हैं, प्लीज, कैसे हम इस DA को निकाल सकते हैं। अप्लाइड ग्रेडियंट थ्योरम, देखिए अप्लाइड ग्रेडियंट थ्योरम, हमने आपको बताया था कि DA क्या हो जाता है, DA हो जाता है कि किसी का हम डेल लेंगे, ठीक है, डेल डॉट, किसका डेल डॉट निकालेंगे, फाइनली डेल डॉट A ग्रेडियंट दिस, देन इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बताओ, डेल ऑफ R, ठीक है। ये आपका ग्रेडियंट थ्योरम से रिलेशनशिप आती है, सॉरी, ये आपके ग्रेडियंट थ्योरम से रिलेशनशिप आती है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इस डेल ऑपरेटर को लिखेंगे तो डेल बाय डेल x ऑफ A I प्लस डेल बाय डेल y ऑफ A J प्लस डेल बाय डेल z ऑफ A K, ठीक है। तो ये हमें क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, ये हमें देगा कि देखिए DA क्या है, स्मॉल चेंज इन A, तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख, इसका मतलब क्या है कि ये dr तो रहेगा और डेल ऑफ A हो जाएगा, dr डेल ऑफ A क्या है, dA, ये तुम्हारा इससे निकला है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट जब करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो dr है स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस है, तो हम अपने पहले का हम यहाँ पर स्मॉल चेंज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको d लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम डेल ऑफ E कर देंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, प्लीज टेल मी, ओके। मैम ये कैसे आया बेटा, ये आपका ग्रेडियंट थ्योरम से आया है। जैसे जब हम लोग इनिशियल डेज में मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं, ग्रेडियंट पढ़ते हैं, फिर डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं, तभी हमने आपको ये बताया। प्लीज चेक योर नोट्स, और फिर हमारा क्या आया, डेल E इज इक्वल टू d डॉट डेल ऑफ E। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास डेल ऑफ E ऐसा आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, F, क्योंकि F नेट हमारा है Q ऑफ डेल ऑफ E, तो इसको हम Q ऑफ D
यहाँ पे क्यू डी लिख दो और फिर क्या लिखेंगे, डेल ऑफ ई लिख सकते हैं, एफ नेट। अब ये क्यू डी क्या है, पी है, तो पी डेल ऑफ ई आ गया एफ ऑफ नेट। क्या आपको ये समझ में आया कि जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो हमारा बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, अब मुझे ये बताओ, ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कंसेप्ट है, प्लीज आपको इसको याद रखना। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये में आ सकता है, तो हमारी साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन कम मार्क्स में। अब हम क्या करेंगे, अब हम कह रहे हैं कि अब हमारे पास फोर्स की बात है, जब हमारा सॉरी टॉर्क की बात है, टॉर्क कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस थिंग एज एफ ऑफ नेट इज इक्वल टू डेल ऑफ पी डॉट टी। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे? इस चीज को हम तभी लिख सकेंगे बेटा जब हम ये कहेंगे कि जो P इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ओके, P इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि हम इसको P क्रॉस E जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे। लेकिन तब हम लिख सकते हैं जब हम ये कहेंगे P जो है पोजीशन का फंक्शन नहीं है, पोजीशन का फंक्शन नहीं है। तो हम इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं? इस P क्रॉस E को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज है। जब ये हमारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि जहां पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें ये चेक करना है कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि P के साथ डेरिवेटिव आ रहा है, इसकी वजह से ये चीज और ये चीज तीनों हमारे जीरो हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास? ये बचा कि नहीं बचा हमारे पास ये। So what I am trying to say कि हम P dot E को therefore I can write del of P dot E को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P dot del of P dot del of E। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज का यूज करके? हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि हम ना लें, ओके, आई वोंट टेक एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा जो नेट फोर्स है ऐसा आता है। लेकिन चलो अगर हम इसको बात करें, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास टॉर्क क्या होगा, फोर्स जब आ रहा है तो टॉर्क भी आएगा। और टॉर्क हम जानते हैं कि डेल क्रॉस क्या, अगर हम टॉर्क जानते हैं तो हमारे पास क्या है, परमानेंट डायपोल है। और इस परमानेंट डायपोल को हमने किस में रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ओके, हमने इस परमानेंट डायपोल को कहाँ रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हम लोगों ने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या देखा कि फोर्स हमारा जीरो नहीं था, नेट फोर्स जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क बेटा ये हो जाएगा, एक तो P क्रॉस E और दूसरा हो जाएगा प्लस किसकी वजह से, नॉन यूनिफॉर्म की वजह से, जो R क्रॉस F की वजह से होगा। ठीक है, और ये नेट फोर्स है। और अभी हमने नेट फोर्स क्या निकाला था, डेल ऑफ P डॉट E निकाला, राइट, डेल ऑफ P डॉट E निकाला था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब इसी को हम कैसे लिख सकते थे, P ऑफ डेल P ऑफ E, इसको भी हमने ऐसे लिखा था। ठीक है, दोनों इक्वल टू हो जाएंगे। सो व्हाट आई कैन राइट, अभी हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P डॉट डेल ऑफ E, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा था शायद, देखो मैं क्या कह रही हूँ, 1 सेकेंड आगे, F नेट जो हमने पहले लिखा था वो क्या लिखा था, डेल ऑफ P डॉट E, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन क्या आया था हमारा, P ऑफ डेल ऑफ E, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन आता था। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये किसकी वजह से है, यूनिफॉर्मिटी की वजह से, यूनिफॉर्म
और ये किसकी वजह से है, नॉन यूनिफॉर्म की वजह से, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, एक यूनिफॉर्म की वजह से और एक नॉन यूनिफॉर्म की वजह से। तो हमारा फाइनल में जो टॉर्क हुआ टोटल किसके वजह से, ये ऊपर वाले की वजह से, नॉन यूनिफॉर्म अगर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E प्लस R क्रॉस करेंगे, R क्रॉस करेंगे, अब F यहाँ पर जो ये है इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P डॉट डेल ऑफ E, ठीक है, ऑफ E ऐसा। इज देयर इज एनी क्वेश्चन? तो हम ये क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं तो जो फोर्स है और जो टॉर्क है दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जब हम एक आइडियल ले लेते हैं या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं तो हमारा क्या, नेट फोर्स तो 0 हो जाता है, पर अभी गेट सम ऑफ द टॉर्क जो कि P क्रॉस E होता है। ओके।